बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च। यूनिट नंबर 11, सही है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि प्रोपोजल राइटिंग। सही है, प्रोपोजल राइटिंग। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपोजल है क्या। सबसे पहले वी विल डिफाइन द प्रोपोजल, व्हाट इज अ प्रोपोजल, ठीक है। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ प्रोपोजल राइटिंग, कि मतलब प्रोपोजल को हम क्यों राइट करते हैं, क्यों लिखते हैं। तीसरे में जो इसकी की कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट है ऑफ द प्रोपोजल, कि प्रोपोजल जब हम लिखते हैं ना, उसकी की कंपोनेंट कौन से है, कौन सी की एलिमेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर प्रोपोजल। और एंड में हम जो है वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट एंड हाउ टू प्रेजेंट द प्रोपोजल, कि प्रोपोजल को हम लिखेंगे किस तरह और किस तरह हम उसको प्रेजेंट करेंगे। सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिसर्च में है वो है रिसर्च प्रोपोजल, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च प्रोपोजल अगर आपने बिल्कुल सिस्टमेटिकली सही तरीके से आपने उसको प्रेजेंट की, उसको आपने लिख दिया, सो देन योर टॉपिक विल बी अप्रूव। अदरवाइज आपके टॉपिक जो है वो अप्रूव नहीं होंगे, और जब तक आपकी टॉपिक अप्रूव नहीं होंगे तब तक आप रिसर्च स्टडी नहीं कर सकते। सही है। रिसर्च स्टडी में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कि आपकी जो टाइटल है, आपकी जो टॉपिक है वो अप्रूव हो। वो किस तरह अप्रूव होंगे, किस तरह आप अपने सुपरवाइजर को कन्वेंस करेंगे, ठीक है, किस तरह आप उसको परसुएड करेंगे प्रोपोजल के थ्रू। प्रोपोजल का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना, और मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, बिकॉज दिस इज जो आप लोगों की एज है ना, दिस इज अ प्रोपोजल एज, जिसको प्रोपोजल एज कहते हैं, ठीक है। इसमें आइदर यू विल प्रपोज टू समवन और समवन प्रपोज टू यू, लेकिन इसमें प्रोपोजल होते हैं। सो प्रोपोजल का मतलब होता है ना, किसी को कन्विंस करना, किसी को परसुएट करना, ठीक है, किसी को माइल करना। क्लियर? आप जब शादी के लिए भी जाते हैं ना, किसी आप शादी भी करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उस लड़की को प्रपोज करते हैं, ठीक है। अगर वो आपकी प्रपोजल को मान लेते हैं तो फिर आगे बात बढ़ते हैं, अगर नहीं मानते हैं, रिजेक्ट की जाती है उसी टाइम, तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। सही है। तो सबसे पहले स्टेप है प्रपोज करना। आपने एक टाइटल, आपने एक टॉपिक को सेलेक्ट किया है, सही है, ये तो आपने सेलेक्ट किया ना। अगर मैं आपकी सुपरवाइजर हो तो मैं क्यों आपकी टॉपिक को अप्रूव करूं? आप मुझे कन्वेंस करोगे, सही है। किस तरह आप मुझे कन्वेंस कर सकते हैं? थ्रू प्रोपोजल। आप एक रिसर्च प्रोपोजल लिखोगे और इसके थ्रू आप मुझे कन्वेंस करने की कोशिश करोगे कि सर दिस टॉपिक को इसीलिए आप अप्रूव करें क्योंकि इसकी ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इसके रैशनल ये है, इसके ये नर्सिंग फील्ड में उसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इम्प्लीकेशन है नर्सिंग में, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। सो इसके बाद मैं डिसीजन लूँगा कि आइदर आपकी जो टाइटल है या आपकी जो टॉपिक है वो सेलेक्ट किया जाए या उसको रिजेक्ट किया जाए, या उस पर मैं अपनी कोई सजेशन या मॉडिफिकेशन कर लो। सही है। तो प्रोपोजल क्या है? सिंपली अगर आप उसको डिफाइन करेंगे, सो दिस इज अ डिटेल प्लान है कि ये क्या है, इट्स योर प्लान हाउ टू स्टडी, ये आपकी प्लान है। या सिंपल यू कैन से दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। ब्लूप्रिंट आप जानते हैं ना, पहले से ओवरव्यू, आपके प्रीव्यू आप कह सकते हो उसको, पहले से आप मुझे एक प्लान दे देते हो कि सर ये प्लान है, ये मेरा टॉपिक होगा, इट विल बी माय रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगे, ये ऑब्जेक्टिव है मेरी स्टडीज़ की, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ माय स्टडी, दिस वन इज द लिटरेचर रिव्यू, ये जो है मेथोडोलॉजी है कि कौन सी मेथोडोलॉजी को आई विल यूज़। सही। लेकिन एक चीज़ है कि इसको हमेशा हम कौन से टेंस में लिखते हैं? फ्यूचर टेंस में। द स्टडी डिजाइन विल बी अ क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन और क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइन, द सिंपल टेक्निक विल बी यूज्ड, ठीक है। तो विल बी, वेल ऐसे टाइप के जो मतलब वर्डिंग है आप यूज करोगे
क्योंकि ये आपकी प्लान है ना, मैंने पहले बता दिया कि व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल इज अ प्लान। प्लान हमेशा फ्यूचर में होते हैं, कभी पास्ट या प्रेजेंट में नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूँ ना कि नर्सिंग के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, आई विल डू। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने किया था या मैं करता हूँ, बिकॉज इट्स योर प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा कहाँ पे होंगे, फ्यूचर में होंगे, कि इस कोर्स के बाद आप क्या करोगे। कोई कहेंगे मुझे जो है मैं बाहर चला जाऊँगा, कोई कहेंगे मुझे टीचिंग में आना है, मैं टीचिंग में आऊँगा, कोई कहते हैं मैं किसी अच्छी हॉस्पिटल में जॉब करूँगा। तो दैट्स योर प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमेशा जब भी आप यूज़ करेंगे ना, तो इट्स वेल बी आप फ्यूचर टेंस। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रोपोजल क्या है, व्हाट्स अ प्रोपोजल? सो अगर इसकी डिफिनेशन की हम बात करें, सो प्रोपोजल इज a detail plan and blueprint of your proposed study। जो आपकी प्रोपोज स्टडी है ना, उसके एक डिटेल प्लान है ये, या उसको आप ब्लूप्रिंट भी कहते हैं ना, जो पहले से आप उसको देखेंगे ना और आपको सब कुछ नजर आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। सही है, पहले से आपने एक, आप कह सकते हैं कि दिस इज अ रोड मैप, जिसको आप रोड मैप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रोड मैप, क्योंकि ये आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं ना, कि मतलब अपनी रिसर्च किस तरह करना है। सही है, तो इस डिफिनेशन को देखते हुए अगर हम पर्पस की बात करें तो दो पर्पस तो आपके माइंड में आ गए हैं। द फर्स्ट वन इज कि ये आपके पास एक रोड मैप है कि आपने किस रास्ते से जाना है, मतलब किस तरह आपने जाना है, आपके पार्टिसिपेंट कौन होंगे, आपकी सैंपल साइज कितने होंगे, आप कौन से स्टडी टूल्स को यूज करोगे। ठीक है, पहले से आपको एक प्लानिंग हो आपके माइंड में कि आपने क्या करना है। एनालिसिस आप किस तरह करोगे, आप क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइन चूज करोगे या क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन चूज करोगे, कौन से टेस्ट आपने इंप्लीमेंट करने हैं। तो एक पर्पस तो इसकी ये है कि आपके पास एक रोड मैप हो, एक प्लान हो। दूसरा पर्पस क्या है कि आपने कन्विंस करना है, आपने परसुएट करना है अपने सुपरवाइजर को, जीसी कमेटी को, एएसआरबी को, ताकि आपकी जो टॉपिक है वो अप्रूव हो। ये मेन टू पर्पस है इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पर्पस है, आगे मैं लिख दूंगा अभी। लेकिन सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, तो प्रपोजल क्या है, प्रपोजल इज अ डिटेल प्लान एंड अ ब्लूप्रिंट फॉर अ प्रपोज स्टडी। सही है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख, जो प्रपोजल है ना, एक बात याद रखें कि दिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आपको क्या बताते हैं कि आपने क्या करना है, क्यों करना है और किस तरह करना है। अगर आपने एक स्टडीज करने हैं ना, तो वाई, इसके रैशनल क्या है, और हाउ, किस तरह आप करोगे, आपकी स्टडी डिजाइन कौन से होंगे, आपके सैंपल जो आपके टारगेट पॉपुलेशन कौन से हैं, आपके सैंपल साइज कितने होंगे, ये सारे आपको बताते हैं। बट दिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, इट्स नॉट इनफॉर्मल, क्योंकि आप एकेडमिकली आप उसको सबमिट करते हैं ना। आप लोगों की अभी आप लोगों की ग्रुप बने हैं ना, आप लोग अपने अपने टॉपिक सर्च करोगे, 5-10 टॉपिक आप लोग सर्च करोगे, फिर इस टॉपिक को जो है ना आप लेकर आओगे, सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करेंगे, फिर आपके सुपरवाइज़र उसमें से एक टॉपिक आपके लिए चूज़ करेंगे, फिर इसके बाद उस टॉपिक के ऊपर आप प्रपोजल लिखोगे, और प्रपोजल में आप इस चीज़ की कोशिश करोगे, आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे अपने सुपरवाइज़र को, ताकि आप उसको कन्विंस कर सकें। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, पर्पस को हम और भी आसान तरीके से समझा सकते हैं कि इसके पर्पस क्या है। सही है,
तो मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है जी? कन्वेंस करना, परसुएट करना। किसको? अपने सुपरवाइजर को, जो आपकी जीसी कमेटी है, आपकी जो एसआरबी है, आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रहे हैं, आपको जो देख रहे हैं, उसको कन्वेंस करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है वो ये है। क्लियर? इसके अलावा ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। क्या है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। बिटवीन किसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, यू एंड योर सुपरवाइजर या आपकी जो कमेटी है। ठीक है? इसके बीच क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा ये आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जो प्रपोजल है ना, वो स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देख, प्रपोजल का मेन मकसद एक और भी है। प्रपोजल हम इसीलिए लिखते हैं ना कि हमारी जो टाइम है या हमारी जो मनी है वो वेस्ट ना हो। कभी कभार हम इस तरह, फॉर एग्जांपल, अगर आप रिसर्च करते हैं ना, आपने प्रपोजल नहीं लिखे हैं और आप रिसर्च करोगे, आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर भी आपने लिख दी, आपने लिटरेचर रिव्यू भी लिख दी, आपने मेथोडोलॉजी भी लिख दी, आपने डेटा कलेक्शन भी कर लिया, आप फील्ड पे गए और वहाँ पे आपने डेटा कलेक्शन सब कुछ आपने कर लिया, आपने एनालिसिस भी कर लिया, तो कितना टाइम आपका वेस्ट हो गया? फॉर एग्जांपल, आपने ये सारा प्रोसेस 4 to 6 मंथ में आपने की। 6 मंथ के बाद एक तो ये है कि आपने टाइम तकरीबन 6 मंथ इस पे लगा दी। दूसरा ये है कि जब आप जाते थे ना डेटा कलेक्शन के लिए, तो कुछ बजट भी आपका खर्च हो रहा था ना, मतलब कुछ पैसे, मतलब एक्सपेंस तो हो रहा था। अब एट द एंड आपकी सुपरवाइजर आपको कह रही कि नहीं भाई, आपकी जो टॉपिक है ये तो ठीक नहीं है, बस ये मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता, आई विल रिजेक्ट इट। सो देन आपने 4 to 6 मंथ भी आपने वेस्ट की, अपनी मनी भी वेस्ट की, और एट द एंड आपकी टॉपिक रिजेक्ट हो गया। इसीलिए प्रपोजल पहले से आपको पता, आपने कुछ काम स्टार्ट नहीं किया है प्रपोजल में। प्रपोजल में देयर इज नो एनी एक्टिव या जो एक्चुअल वर्क है, फील्ड वर्क जिसको हम कहते हैं, आपने स्टार्ट नहीं किया है। आपने सिर्फ एक रोड मैप दी है अपने सुपरवाइजर को कि मैं इस तरह करूंगा या करूंगी। सही है? तो उसी टाइम अगर आपकी सुपरवाइजर उसको रिजेक्ट करे तो ना आपकी टाइम वेस्ट है और ना आपने कोई मनी। सही है? तो आप टॉपिक को चेंज करें। लेकिन अगर आपने प्रपोजल नहीं लिखा और आप थीसिस करोगे और एट द एंड आपकी सुपरवाइजर आपको कहेंगे कि नहीं, ये तो मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता, तो फिर तो इसीलिए ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, असल में जो पर्पस है वो मैं आगे बताऊंगा। प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है? ये सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये जो कमेटी है ना, जो जीसी कमेटी में बैठे हैं लोग, एसआरबी में बैठे हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह? अगर आपने कोई रिसर्च स्टडीज नहीं की है, आप कल अगर एग्जाम देकर अगर पास हो जाएंगे और कहीं भी आप जाओगे, आपको रिसर्च के बारे में बिल्कुल ABC का भी कुछ पता नहीं है, सो एट द एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? जिसने आपको डिग्री वो दी है ना, तो वो फिर बता सकते हैं कि नहीं, उसने तो रिसर्च की थी हमारे साथ, ये उसकी रिसर्च कॉपी है, इसकी प्रपोजल है, ये इसकी थीसिस है, सब कुछ। सही है? यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ प्रपोजल, आसान तरीके से समझाने के। सही है? ये तो, लेकिन अगर आपको पर्पस में कुछ भी याद नहीं है ना, कुछ भी याद नहीं है, तो 3 चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। फर्स्ट वन कि ये इसका जो मेन पर्पस है, आपने कन्वेंस करना है, परसुएट करना है आपने अपने सुपरवाइजर को, या जो आपकी जीसी कमेटी है, एसआरबी है, जो भी है, आपकी जो ऑडियंस है, जो भी है। ठीक है? सबसे पहले पर्पस क्या है? कन्वेंस करना। मैंने कहा ना कि डेली लाइफ में भी आप लोग करते हैं, ये तो मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। डेली लाइफ में आप कन्वेंस नहीं करते किसी को, तो हम कहते हैं ना कि उसने प्रोपोज किया है। उसको प्रोपोज का मतलब क्या है? कन्वेंस करने की कोशिश की आपने। दूसरा कि ये आपके टाइम, आपके बजट, मनी, इसको क्या करते हैं? सेव करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप प्रपोजल नहीं लिखोगे और डायरेक्ट आप वर्क पे जाओगे और एट द एंड आपके टॉपिक रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर तो ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये मेरा प्रपोजल है और आप इसको देख,
प्रोपोजल सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रोपोजल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इस कॉलेज में अगर मुझे न्यू फैकल्टी को हायर करना है तो इसके लिए भी मैं प्रोपोजल लिख दूंगा। मैं एक प्रोपोजल लिखूंगा बीओजी को कि मुझे इतनी फैकल्टी चाहिए, सही है, इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, इसके इतने मतलब इस पे एक्सपेंस आ सकता है, इतने इसके सैलरी के मतलब इतने एक्सपेंस है वगैरह वगैरह, ये सारे मैं एक प्रोपोजल बना के मैं उसको भेज दूंगा। जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रोपोजल बना देते हैं। कल आप लोगों ने पीएनसी के एक बात देखे होंगे ना, तो इट वाज नॉट अ डिसीजन, इट वाज अ प्रोपोजल। ठीक है, कि मतलब अगर हम ऐसा करें तो ये प्रोपोजल होते हैं, ठीक है, ये डिसीजन नहीं होते। प्रोपोजल चेंज हो सकते हैं। प्रोपोजल का मतलब भी ये है कि दिस इज माय प्लान, इस प्लान में आप चेंजेस करवा सकते हैं, आप मुझे कुछ एडवाइस कर सकते हैं, यार इसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, मॉडिफाई करें, जो भी करना है। डिसीजन तो फिर फाइनल डिसीजन होते हैं, तो डिसीजन लेने से पहले हम प्रोपोजल जरूर बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, प्रोपोजल के ऑब्जेक्टिव को किस तरह हम याद कर सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव इसके है क्या? जी हाँ, सही है, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोपोजल। हाँ, ये पर्पज ऑफ प्रोपोजल है, सही है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं है प्रोपोजल की, कोई भी पर्पस आपको याद नहीं है और आपको सिर्फ ये याद है कि दिस इज फॉर कन्विंसिंग समवन, कन्विंस करना, बस इतना कॉपी है इसके। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो क्यों आप प्रोपोजल लिखते हो? फर्स्ट वन इज फॉर द प्लान एंड प्रीव्यू। पी का मतलब क्या है? प्लान एंड प्रीव्यू, ठीक है, प्लान एंड प्रीव्यू। पहले से आप अपने सुपरवाइजर या आपकी जो जीसी कमेटी है उसको आप बताते हो, पहले से आप उसको प्रीव्यू देते हो कि ये मेरे स्टडी डिज़ाइन होंगे, इट विल बी माय स्टडी डिज़ाइन, इट विल बी माय टाइटल, इट विल बी माय ऑब्जेक्टिव, इट विल बी माय प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आप पहले से उसको बता देते हो। इसको कहते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू, व्यू का मतलब है देखना, प्री पहले, पहले से आप किसी चीज़ को देख लेते हो कि किस टाइप की मेरी स्टडीज होंगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक डिटेल या सिंपल यू कैन से कि दिस इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ योर स्टडी। आपकी स्टडी की क्या है? ये ब्लू प्रिंट। पहला जो फर्स्ट पर्पस है वो क्या है कि आप पहले से एक प्लान आप तरतीब दे देते हो कि मेरी स्टडी किस टाइप की होगी, किस तरह की मेरी। अगर मैं आपके प्रोपोजल को देख लूँ ना, मैं पहले से जो है ना गेस कर सकता हूँ कि आपकी स्टडी किस टाइप की होगी। सही है? क्लियर यहाँ तक? इसकी कोई कंफ्यूजन है? जी। आर का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, पहले से हम बता देते हैं कि मुझे ये रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे। फॉर एग्जांपल टाइम, दिस इज अ रिसोर्सेज, कि मैं ये जो रिसर्च है ना कितने टाइम में आई विल डू, 6 मंथ में हम देते हैं ना प्रोपोजल में, आप स्टडी ड्यूरेशन आप दे देते हैं कि 4 to 6 मंथ में आप करोगे, 1 ईयर में आपने करने हैं, 2 ईयर में आपने करने हैं, एक टाइम लाइन उसमें आप दे देते हैं। सही है? तो आप रिसोर्सेज, आपको कितनी बजट की जरूरत है? सही है? बजट, जब भी आप प्रपोजल सबमिट करते हैं ना, प्रपोजल के साथ आप 3-4 चीजें और सबमिट करते हो। आपकी क्वेश्चनर, कंसेंट फॉर्म, बजट फॉर्म और गैंट चार्ट, ये चीजें आप लोग प्रपोजल के साथ सबमिट करोगे। आगे मैं बता दूंगा कि गैंट चार्ट का मतलब क्या है, कंसेंट फॉर्म का मतलब क्या है, क्वेश्चनर क्या है, ठीक है, और बजट कि कितने पैसे आपके खर्च होंगे, ये सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे या कैमियो में जो आप लोग रिसर्च करते हैं आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बजट फॉर्म सबमिट करोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन अगर आप हाई लेवल की स्टडी करोगे
तो फिर आपको हायर करते हैं, जिस तरह WHO आपको हायर करेंगी, या कोई और NGO या कोई और जो कंपनी है वो आपको हायर करेंगे, वो आपसे रिसर्च करवाएंगे, लेकिन रोज जितने भी बजट आएंगे वो आपको पे करेंगे। सही है। तो इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोजल का मतलब ये होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि प्रपोजल सिर्फ रिसर्च के लिए तो हम नहीं करते। जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम न्यू स्टाफ को हायर कर रहे हैं तो मैं प्रपोजल लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए। अगर मैं अपने आप से तो मैं स्टाफ को हायर नहीं कर सकता ना, मुझे उसको सैलरी देनी होंगे, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं कि मैं सैलरी दे दूँ, तो मुझे ये रिसोर्सेज कॉलेज की तरफ से चाहिए, तो मैं उसको एक प्रपोजल लिखूंगा और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? ओ का मतलब क्या है? क्यों लिखते हैं हम? आउटलाइन मेथोडोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन मेथोडोलॉजी। पहले से मेरे पास एक प्लान होंगे कि मेरी जो स्टडी डिज़ाइन है ना, वो कौन सी स्टडी डिज़ाइन होंगे। आइदर इट विल बी क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन, इट विल बी क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन। अगर क्वांटिटेटिव है तो उसमें कौन सी स्टडी डिज़ाइन होंगी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन होंगे, केस कंट्रोल होंगे, कोहॉर्ट स्टडी होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे। अगर एक्सपेरिमेंटल है तो कौन से होंगे? RCT होंगे, NRCT होंगे। ठीक है। क्वालिटेटिव में अगर करने हैं तो कौन से है? टेनोग्राफिक है, हिस्टोरिकल है, कौन सी स्टडी डिज़ाइन है? ठीक है। तो ये सारे आपने पहले से बताने हैं, क्योंकि आप ये इसका मेन पर्पस है। आप इसीलिए लिखते हो कि आप पहले से बता देते हो कि मेरी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कौन है, सैंपल साइज कितने होंगे मेरे, कहाँ से मैं स्टडी कलेक्ट करूँगा, स्टडी टूल्स अगर मुझे यूज़ करना है तो क्या मैं इंटरव्यू करूँगा, सर्वे करूँगा, क्वेश्चनर को यूज़ करूँगा, या इंटरव्यू गाइड को यूज़ करूँगा, स्ट्रक्चर इंटरव्यू गाइड को यूज़ करूँगा, सेमी स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा, अनस्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन करने हैं। इसलिए आपने करने हैं क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो सुपरवाइज़र है या आपकी जो ऑडियंस है, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है जी? फेजिबिलिटी की बात हो रही है, प्रूव फेजिबिलिटी। फेजिबिलिटी देख, प्रपोजल हम क्यों लिखते हैं? पहले से हम ये मतलब प्रूव करते हैं कि आइदर जो टॉपिक है मेरी वो फेजिबल है या नहीं है, एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर मैं एक ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करूं जो मेरे लिए फेजिबल ना हो, मतलब वहाँ तक मेरी रसाई ना हो, वहाँ तक मेरी एक्सेस ना हो, तो क्या उस टॉपिक को मैं कर सकता हूँ फिर जी? ठीक है। तो प्रूफ फिजिबिलिटी में हम क्या करते हैं? हम इंश्योर करते हैं, हम कन्विंस करते हैं अपने सुपरवाइजर को कि जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने ये प्रपोजल लिखा है, दिस इज एक तो ये है कि रियलिस्टिक है, रिलायबल है, अचीवेबल है, जो टाइम फ्रेम है उसमें मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, अचीवेबल है, क्लियर, फेजिबल है, एक्सेसिबल है, वहाँ तक मेरी एक्सेस है, तो पहले से मैं उसको बता देता हूँ। और ये मुझे कौन बताएगा? प्रपोजल। ठीक है। इसके बाद ओ का मतलब क्या है? ऑब्टेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, पता है आपको? ऑब्टेन फीडबैक। हम क्या करते हैं? हम अपने जो प्रपोजल है वो एक्सपर्ट के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने सुपरवाइजर के साथ हम उसको डिस्कस करते हैं ना, तो हमारे पास जो नॉलेज है ना उसको हम शेयर करते हैं एक्सपर्ट के साथ, और वो अपने सजेशन फिर उसमें ऐड करते हैं। क्या मतलब? ये चीज़ आपने उससे रिमूव करना है, इस चीज़ को आपने उसमें ऐड करना है, आपकी सैंपल साइज इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए, आपकी ये स्टडी डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए, ये स्टडी डिज़ाइन होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आप क्या कहते हैं? आप इस
प्रोपोजल के थ्रू आप जो एक्सपर्ट है उससे फीडबैक आप ले लेते हो। दिस इज द अनदर पर्पज ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। सही है, क्योंकि आपके सुपरवाइजर, आप अपने सुपरवाइजर के साथ प्रपोजल सबमिट करोगे, वो आपको जो प्रपोजल है उसको रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर वो कमेंट्स देंगे कि आया जो आपके प्रपोजल हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई सजेशन की ज़रूरत नहीं है, या उसमें सजेशन की ज़रूरत है, या बिल्कुल ये मतलब रिलायबल नहीं है, इट शुड बी रिजेक्टेड। सही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं नॉलेज को और गेट द एक्सपर्ट ओपिनियन, हम एक्सपर्ट ओपिनियन को ले लेते हैं। सही है, इसका मतलब क्या है, शो सिग्निफिकेंट। प्रोपोजल के थ्रू आप स्टडी की जो रेशनल है ना, सिग्निफिकेंट मीन रेशनल, कि आप ये स्टडी क्यों कर रहे हो। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा ना, एज अ सुपरवाइजर आई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि आप इस स्टडीज को क्यों कर रहे हो। तो आया आपके पास कोई रेशनल है, आया ये जो स्टडी आप कर रहे हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी बेनिफिट क्या है, इस फील्ड को इसका क्या बेनिफिट है, पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट है इसकी, ठीक है, नर्सिंग कम्युनिटी के लिए इसकी क्या बेनिफिट है। अगर आपकी टॉपिक सिग्निफिकेंट का मतलब ये है ना कि इसकी क्या मतलब, इसकी आउटकम है, उसकी क्या एडवांटेज हो सकते हैं। आपने स्टडी की, चलो आपने स्टडी की, इसका क्या फ़ायदा है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि आपने टाइम वेस्ट किया, आपकी स्टडी की वजह से नर्सिस को क्या, इसका क्या फ़ायदा है, आपकी स्टडी की वजह से जो पेशेंट है उसको क्या फ़ायदा है, जो हेल्थ सिस्टम है उसको क्या फ़ायदा है, जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको क्या फ़ायदा है। ठीक है, आया आपकी जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये आपके प्रोपोजल बताएंगे। क्लियर, प्रोपोजल आपको बताएंगे कि दिस टॉपिक इज सिग्निफिकेंट और नॉट। आपने उसमें रेशनल देने हैं। आगे हम कहेंगे जो की कंपोनेंट की हम बात करेंगे ना, एलिमेंट की, उसमें हम बात करेंगे कि आपके रेशनल कहाँ पे आएंगे। सही है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन है। एक का मतलब क्या है, असर्ट कॉम्पिटेंसी। एक का मतलब है असर्ट कॉम्पिटेंसी। असर्ट का मतलब क्या है, कि मतलब आपकी जो कॉम्पिटेंसी है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नॉलेज ऑन द टॉपिक, कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास कितना नॉलेज है। सही है, इससे आपकी जो कॉम्पिटेंसी है ना उसका अंदाज़ा मुझे हो सकता है एज अ सुपरवाइजर आपकी प्रपोजल से, कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने आपके अंदर सलाहियत है कि आप इस टॉपिक को कर सकोगे। तो ये है असर्ट कॉम्पिटेंसी। सही है, और एल का क्या मतलब है, लिमिट एम्बिग्विटी। लिमिट एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब क्या है, जब कोई चीज बिल्कुल क्लियर ना हो। ठीक है, अगर आप प्रपोजल नहीं लिखोगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अनक्लियर होंगी, लेकिन अगर आप प्रपोजल लिखोगे तो इसका मेन जो पर्पस एक ये है कि इसमें आपकी जो मतलब जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर होंगे कि आप क्या करना चाह रहे हो। सही है, आपकी जो मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो टाइटल है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, उसमें कोई शक व शुबा ना हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। सही है, तो दीज आर द पर्पस ऑफ द प्रोपोजल राइटिंग। हम क्यों लिखते हैं, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो। हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें कॉम्पिटेंसी का पता चले कि कितनी कॉम्पिटेंसी है आप में, ताकि हमें सिग्निफिकेंट का पता चले कि टॉपिक कितना सिग्निफिकेंट है, ताकि हम फीडबैक को हासिल करें, एक्सपर्ट ओपिनियन को हासिल कर सकें। ठीक है, फिजिबिलिटी का हमें पता चलेगा आइदर टॉपिक इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, मेथोडोलॉजी का हमें पता हो कि कौन सी मेथोडोलॉजी वी विल यूज इन दिस रिसर्च, कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है। और
एक प्रीव्यू है, एक प्लान है, पहले से हमारे साथ प्लान। देख, जब आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी काम आप लोग करते हो ना, अगर आप सुबह क्लास के लिए आते हो तो पहले से आप नाइट में प्लानिंग करते हैं ना कि मुझे इस टाइम पे जो है ना सोना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं। छुट्टी के दिन आप लोग उसी टाइम नहीं सोते ना, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं होती क्लास जाने के लिए। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो रिसर्च जो है इट्स नॉट अ वेरी इजी, ये एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के लिए अपनी पहले से प्लानिंग करनी होती है। सही है? क्लियर? या तक कोई कंफ्यूजन है? लिमिट एम्बिग्विटी, क्योंकि अगर आप प्रपोजल नहीं लिखोगे ना तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कंफ्यूज होंगी। ठीक है? एम्बिग्विटी का मतलब है जो शक है, जो डाउट है उसको क्लियर करना। लिमिट मतलब कम कर देना, इसका मतलब है कि क्लियर करना चीजों को। जो भी आपने करना है ना वो बिल्कुल क्लियर हो। सही है? अच्छा, प्रपोजल के की कंपोनेंट कौन से हैं? की कंपोनेंट, इसको एलिमेंट भी कहते हैं ऑफ प्रपोजल। ठीक है? एलिमेंट कौन से है या की कंपोनेंट कौन से है? इसका मतलब ये है ना कि जब आप प्रपोजल लिखोगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को आपने इंक्लूड करना है अपनी प्रपोजल में। कौन कौन सी चीज़ें हो उसमें, ऑब्जेक्टिव हो या मेथोडोलॉजी हो या एनालिसिस हो, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी और क्वेश्चन है तो मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाते हैं सारे। जी, आपके प्रपोजल में कौन कौन सी चीजें शामिल? आपने कभी प्रपोजल लिखा है या देखा है? माशाल्लाह, अभी तक नहीं लिखा है और ना देखा है। मैं आपको क्लास के एंड पे मैं आपको कुछ प्रपोजल जो है वो आपको दिखा दूंगा कि प्रपोजल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अपने टेम्पलेट होते हैं प्रपोजल राइटिंग के लिए। KMU के अपने टेम्पलेट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अपने टेम्पलेट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के अपने टेम्पलेट हैं, बाहर से अगर आप करोगे तो उसके अपने टेम्पलेट हैं। ठीक है? मुख्तलिफ है उसके, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है ना, जो की कंपोनेंट है, ऑलमोस्ट दीज आर सेम, नॉट 100% बट ऑलमोस्ट दीज आर सेम। सही है? तो की कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी? कौन कौन से हैं? जी, टाइपोलेमर। टाइपोलेमर, व्हाट डज मीन बाय टाइपोलेमर? टाइपोलेमर आप उस बंदे को कह सकते हैं जो टाइपिंग करते हैं ऑन द कंप्यूटर। सही है? स्पेलिंग में थोड़े बहुत वो आ सकते हैं बट यू ओनली आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो दिस इज अ टाइपोलेमर। टाइपो मीन्स यू आर टाइपिंग समथिंग। ठीक है? और ये वो बंदा जो करते हैं। सही है? टाइपोलेमर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है टाइपोलेमर का? टाइपोलेमर का मतलब क्या है? टाइपोलेमर का कोई भी मतलब नहीं है। These are the components which should be included in your proposal. सही है? टी का मतलब क्या है? टाइटल। ठीक है? सबसे पहले आपकी जो प्रपोजल है उसमें आपकी टाइटल होनी चाहिए कि व्हाट्स योर टाइटल। टाइटल क्या है आपकी स्टडीज के? जी, कोई भी टाइटल आप मुझे बता सकते हो? कोई भी टाइटल। प्रिवेंशन ऑफ MI, इसमें आप क्या मालूम करना चाहते हो? देख, टाइटल की कुछ खूबियां होनी चाहिए ना, आगे हम पढ़ेंगे। तो इस पे आपके टाइटल करेक्ट नहीं लग रहा, मतलब आई एम कंफ्यूज, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट। सही है? प्रिवेंशन में क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? प्रिवेंशन
काज मालूम करना चाहते हो? सही है, कोई भी टाइटल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी नर्सेस की नॉलेज को भी आप कर सकते हैं असेसिंग या एग्जामिनिंग या असेसिंग द नॉलेज, या नर्सेस नॉलेज आप असेस कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेक इंजरी। जो स्ट्रेक इंजरी है उसके रिगार्डिंग नर्सेस के पास कौन सी नॉलेज है उसको आप असेस कर सकते हैं। या आप असेस कर सकते हैं मतलब जो डीपेप है ना उसके रिगार्डिंग नर्सेस के पास कितनी नॉलेज है आप उसको असेस कर सकते हैं। या आप किसी की सेटिस्फेक्शन लेवल को असेस कर सकते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल को आप असेस कर सकते हैं किसी नर्सिस के, या किसी पेरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल को आप असेस कर सकते हैं रिगार्डिंग नर्सिंग केयर के द पेरेंट सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग नर्सिंग केयर विच इज़ प्रोवाइडेड टू देयर चाइल्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये टाइटल आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके प्रपोजल में जो टॉपिक क्या होंगी, टाइटल, कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर स्टडी। क्लियर? अब टाइटल की क्या खूबी है क्या खामी है आगे हम पढ़ेंगे, और अगर इसको हम पढ़ेंगे ना तो क्रिटिक में फिर हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है, यहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, या वहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सही है। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन। आई का मीन मतलब है इंट्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रपोजल है उसमें इंट्रोडक्शन लाजमी हो। सही है। पी का मतलब क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, इसको आप पर्पस भी कह सकते हैं। सही है, आपके जो प्रपोजल है उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट और पर्पस इंक्लूड होंगे। ठीक है। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मैं कंफ्यूज इसीलिए नहीं करूँगा कि आप लोगों की लेवल में अगर आप सिर्फ जनरल ऑब्जेक्टिव भी देंगे सो इट वुड बी, आई थिंक इट विल बी इनफ। अदरवाइज आपने जनरल ऑब्जेक्टिव भी लिखने होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी लिखने होते हैं। ठीक है। एल का मतलब क्या है, लिटरेचर रिव्यू। ई का मतलब क्या है, एथिकल कंसीडरेशन। ठीक है, एथिकल कंसीडरेशन इसमें हो। एथिकल कंसीडरेशन क्या है, अगर आपने सैंपल साइज लेने तो प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आपने कंसेंट फॉर्म ली है या नहीं ली है, प्राइवेसी को आपने मेंटेन किया है या नहीं किया है। ठीक है, बेनिफिशेंस और नॉन बेनिफिशेंस का अपना उसका ख्याल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, तो ये एथिकल कंसीडरेशन है। एम का मतलब क्या है, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी। ए का मतलब क्या है, एनालिसिस। और आर का मतलब क्या है, रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। दीज आर द की कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ द प्रपोजल। टाइटल होंगे उसमें, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और पर्पस, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, एथिकल कंसिडरेशन, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड रेफरेंसेस। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट जो है ये आपके प्रपोजल में इंक्लूड होंगी। जब आप प्रपोजल लिखोगे ना तो ये सारी चीजें उसमें हों। सही है। आप आपकी इसके ऊपर फिर हम क्रिटिक करते हैं। जब आगे हम क्रिटिक करेंगे ना नेक्स्ट यूनिट में, तो ये जो की कंपोनेंट है इसके ऊपर हम क्रिटिक करते हैं कि टाइटल किस टाइप की होनी चाहिए। अगर हम टाइटल की बात करेंगे ना आपके प्रपोजल में, तो आपने टाइटल को किस तरह लिखना है, योर टाइटल शुड बी क्लियर, शुड बी क्लियर, कंसाइज, जी, क्लियर हो, कंसाइज हो, और क्या है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसकी जो वर्ड है वो 10 से लेकर 15 तक हो वर्ड्स। सही है, 10 से 15 से लॉन्ग ना हो, 10 से शॉर्ट ना हो।
यानी बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी ना हो। और एक और खूबी होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि वो खुद से, अगर आप उसकी टाइटल को भी आप देख लोगे ना, खुद से वो अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो। जिस तरह अभी उबैद ने कहा ना, इट वाजंट डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपके टॉपिक से, आपके टाइटल से ऐसा लग रहा हो, आप मुझे बता दें, वो खुद अपने आप को डिस्क्राइब करें। सही है? तो क्लियर हो, कंसाइज हो, 10 to 15 वर्ड्स हो और डिस्क्रिप्टिव हो। जब आप क्रिटिक करोगे ना नेक्स्ट यूनिट्स में, तो आपने यही चीजें देखनी है कि आइदर द टाइटल इज क्लियर, द टाइटल इज कंसाइज, द टाइटल इज विद इन अ लिमिट, जो वर्ड्स है उसमें है या नहीं है, द टाइटल इज डिस्क्रिप्टिव और नॉट। अगर है तो आप लिखोगे कि द टाइटल इज क्लियर, कंसाइज, डिस्क्रिप्टिव। सो दिस इज अ क्रिटिक। अगर नहीं है तो आप लिखोगे कि जो टाइटल है इट्स नॉट क्लियर, इट डजंट मेक सेंस, वो सेंस नहीं देते हैं। ठीक है? क्लियर है यहां तक? इंट्रोडक्शन में क्या होनी चाहिए? 3 पार्ट आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3 पार्ट। 3 पार्ट। मैं डिटेल से इसलिए आपको बता रहा हूं ना, इसलिए बता रहा हूं, आप इस एक यूनिट को देखोगे ना तो आपके 3 यूनिट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। सही है? और ये लाजमी नहीं है कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सारे आपको याद हो, लेकिन कम अज कम आपको तो इतने याद हो सकते हैं ना कि एमसीक्यूज में आए कि इंट्रोडक्शन के कितने पार्ट होते हैं, तो एटलीस्ट आपको तो पता हो कि 3 पार्ट है। सही है? अगर आप ये इसमें चल जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी ऑफ अ गुड टाइटल, तो इसमें क्लियर हो, कंसाइज हो, डिस्क्रिप्टिव हो, तो अगर आपने एक बार भी सुना है ना, कम अज कम वो आपके माइंड में आ सकते हैं, आप उसको टिक कर सकते हो। सही है? अब 3 पार्ट कौन से है? पार्ट 1 में क्या है पता है? जो वेरिएबल होते हैं ना, आपकी जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्या है? जिस तरह अगर आप, हाँ, जिस तरह आपने बात की, या फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग के ऊपर करना चाह रहे हो तो नर्सिंग ये आपकी वेरिएबल है। एमआई के ऊपर करना चाह रहे हो, दिस इज अनदर वेरिएबल। कुछ डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट है, उस पर हम नहीं जा रहे। तो फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में, फर्स्ट पार्ट में इसमें हम क्या करते हैं पता है? डिफाइन वेरिएबल। इसमें हम वेरिएबल को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं बस। कि मतलब अगर आप स्पाइनल कार्ड इंजरी के ऊपर करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप स्पाइनल कार्ड इंजरी को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ स्पाइनल कार्ड इंजरी। ठीक है? उसको आप डिफाइन करोगे, तो ये क्यों कहते हैं वेरिएबल। अगर आप एमआई के ऊपर करना चाह रहे हैं ना, व्हाट इज एमआई, तो सबसे पहले जो आपकी वेरिएबल है आप उसको इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे। दूसरे में क्या है? दूसरे में है एपिडेमियोलॉजी। क्या है सेकंड पार्ट में? एपिडेमियोलॉजी। क्या मतलब है? कितना सिग्निफिकेंट है आपके पॉइंट, मतलब आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, उससे कितने लोग इफेक्टेड हैं, वर्ल्ड वाइड कितने लोग इफेक्टेड होते हैं। सबसे पहले आप वर्ल्ड से शुरू करोगे, दुनिया से, फिर आप जो है इसको नेरो करोगे डिडक्शन के थ्रू कि दुनिया में अकॉर्डिंग टू WHO या जो भी है MI से इतने लोग हर साल उसकी डेथ हो जाते हैं। फिर आप आएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में एनुअली ड्यू टू MI इतने लोग की डेथ हो जाते हैं। फिर जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं आप उसकी तरफ आओगे कि KP में एनुअली कितने लोग मरते हैं। ठीक है? तो ये है एपिडेमियोलॉजी। आप पहले से मुझे बताओगे, फॉर एग्जांपल अगर एक डिजीज के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो और उसमें दुनिया में एक साल में 2 या 3 लोग मरते हैं, तो आपकी स्टडी का क्या फायदा। ठीक है? 2-3 लोग मरते हैं, ये इतना मतलब इम्पोर्टेंस इशू तो नहीं है कि आपने सारे इंपॉर्टेंट इशू को छोड़ के और एक ऐसे इशू की तरफ आप जा रहे हो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अब कौन इसकी तरफ तवज्जो देगा? देख, कोविड-19 की तरफ सब तवज्जो दे रहे थे ना, क्यों? उसकी एपिडेमियोलॉजी अगर आपने देखी, प्रेवलेंस बहुत ज्यादा था उसका, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज, सो दैट्स वाई। वरना कितने ऐसे डिजीज है जिसके मॉर्टेलिटी रेट कोविड-19 से ज्यादा थी, लेकिन उस लोगों उसकी तरफ किसी के मतलब फोकस नहीं थे। वाई? बिकॉज उसके इंसिडेंस और प्रेवलेंस इतना ज्यादा नहीं थे। सही है? एपिडेमियोलॉजी। और जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट
लास्ट वन, इसमें आप क्या मतलब दोगे? रेशनल, क्या? रेशनल, रेशनल ऑफ योर स्टडी। ठीक है, रेशनल में आप मुझे क्या बताओगे कि मैं ये स्टडी क्यों करना चाह रहा हूं, वाई, वाई के आंसर आप मुझे दोगे कि देयर इज अ वेरी लिमिटेड लिटरेचर अवेलेबल इन दिस टॉपिक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस पर इतना ज़्यादा स्टडी नहीं, दिस इज इग्नोर पॉपुलेशन, या दिस इज अ इग्नोर टॉपिक, इसमें इतना ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। ठीक है, इस स्टडी की वजह से जो आपकी पॉलिसी मेकर है वो एक पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम नर्सिंग एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके रेशनल हो, इट्स अप टू यू कि आपके रेशनल क्या है। आप जो टॉपिक सेलेक्ट करोगे ना, आपने BSN सेलेक्ट किया है ना, क्यों, ये तो आप मुझे बताओगे ना, मुझे तो पता नहीं है कि आपने BSN को क्यों सेलेक्ट किया है। PSO के लिए सेलेक्ट किया है आपका, जो भी आपका इंटेंशन था, दिस इज योर रेशनल। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है ना, इसकी 3 पार्ट है। फर्स्ट में हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, सेकंड में हम एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताते हैं, और थर्ड में हम रेशनल, वाई, क्यों। इसी तरह जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो पर्पस है वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोकस करते हैं किसी चीज के ऊपर कि आपने जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं ना, कहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, आप कह सकते हैं कि ये फोकस है। क्या है? फोकस, किसी चीज के ऊपर फोकस। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड, इस पे मैंने यहाँ पे एक डॉट किया हुआ है ना। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे रेड डॉट दिखाई, तो कितना बड़ा बोर्ड है ना, इसमें से आपकी फोकस कहाँ पे होंगे? इस छोटे से डॉट के ऊपर। सो एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये नहीं है ये बोर्ड, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस वन इज अ प्रॉब्लम एंड यू आर सपोज टू चूज दिस वन। सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आते हैं, किसी लिटरेचर रिव्यू से आप जो गैप फाइंड आउट करते हैं उससे आते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सही है, और अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को आप स्मार्ट, SMART, स्मार्ट होनी चाहिए। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक होनी चाहिए। सही है, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। मैंने कहा ना कि एक है जनरल ऑब्जेक्टिव और एक है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि आप इधर उधर की बात ही कर रहे हो, नहीं, टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी इसमें हो। एम का मतलब क्या है? मेजरेबल या मेयरेबल। ठीक है, लेकिन मेजरेबल का मतलब क्या है? आप उसको मेजर कर सकते हो ना, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। सही है, ए का मतलब क्या है? अचीवेबल हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। आपने एक ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट की है जो उसको आप अचीव ही नहीं कर सकते, एक ड्रीम है, एक ख्वाब है, तो इस ऑब्जेक्टिव का क्या फायदा? वो ऑब्जेक्टिव आप बना ले। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है? आपने एग्जामिन करना है। देख, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रैक बता दूं कि ऑब्जेक्टिव आपने किस तरह बनाने हैं। अगर आपके एक टॉपिक है एक्सप्लोर challenges faced by nursing students and private nursing colleges। ठीक है, ये आपके एक टाइटल है, एक टॉपिक है कि एक्सप्लोर चैलेंजेस फेस्ड बाय नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस। कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है उसको कौन सी चैलेंजेस है उसको एक्सप्लोर करना है। इसके आगे सिर्फ 2 लगा दे। क्या लगा दे? 2। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। टू एक्सप्लोर challenges faced by nursing students and private nursing college. So this is your objective. Clear? अब क्या मालूम करना चाह रहे हो? देख, ऑब्जेक्टिव को हमने कहा था ना, हम आप लोगों ने स्लाइड में देखे होंगे ऑब्जेक्टिव, मेरे ख्याल में नहीं देखे होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्लाइड सबको फजूल स्लाइड लगते हैं। हालांकि आपको पता है प्रेजेंटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, दिस इज ऑब्जेक्टिव स्लाइड, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आप ऑब्जेक्टिव स्लाइड को देखोगे ना तो आप अपनी टीचर के एक एक मिस्टेक को नोट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि ये सही ट्रैक पे जा रहा है या नहीं जा रहा है।
तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिखते हैं ना, टू डिफाइन, टू एक्सप्लोर, टू एग्जामिन, टू एक्सप्लेन, सब टू की बात लिखते हैं ना, सो टू एक्सप्लोर। क्लियर? और ये हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं ना, आपको पता है। आर का मतलब क्या है? रेलिवेंट हो, अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज हो। और टी का मतलब क्या है? टाइमलाइन। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि स्टडीज जब भी आप सबमिट करते हो ना, तो आप क्या उसके साथ सबमिट करते हो पता है? गैंट चार्ट, GANTTCHART, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में हम सारी जो आपकी टाइमलाइन है ना, फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी शुरू हो गई है सितंबर में, तो आप लिखते हैं कि सितंबर एंड अक्टूबर, इसमें आप क्या करोगे? राइट प्रोपोजल। अक्टूबर, नवंबर डेटा कलेक्शन, नवंबर दिसंबर एनालिसिस। ये सारे एक चार्ट बनाते हैं। मैं आपको अभी बता, आई विल शो एट द एंड गैंट चार्ट क्या है और किस तरह अपनी उसको बनाने है। ठीक है? तो टाइम लाइन, यानी एक टाइम लाइन हो। ऐसा नहीं आप एक स्टडी कर रहे हो ना और वो स्टडी 50 साल बाद आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो स्टडी का कोई बेनिफिट है नहीं है। आपकी एक टाइम लाइन हो, जो स्टडीज आप कर रहे हैं ना, इसमें आप लिखते हैं मेथोडोलॉजी में कि द स्टडी ड्यूरेशन विल बी 4 to 6 months, बिकॉज आप एक सेमेस्टर में कर रहे हो ना, तो मोस्टली 4 months जो है दिस इज योर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं बस अभी मैं BSN कर रहा हूँ, आफ्टर MSN आई विल सबमिट द थीसिस। ऐसा नहीं है, सही है? आपके एक जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपने करने है। क्लियर? फिर क्या है? लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं? फाइंड आउट द गैप, गैप को फाइंड आउट करना। द गैप। देख, लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है? देख, लिटरेचर का मतलब क्या है? किसी और की जो स्टडीज होते हैं उसको हम लिटरेचर कहते हैं। री का मतलब क्या है? अगेन। व्यू का मतलब क्या है? दोबारा। ऑलरेडी जो हुई स्टडी है उसको आप दोबारा रिव्यू कर रहे हो, दोबारा आप उसको देख रहे हो, व्यू कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड रिव्यू। और लिटरेचर रिव्यू आप क्यों कर रहे हैं? आप फाइंड आउट द गैप। लिटरेचर रिव्यू की बहुत टाइप है, नैरेटिव है, सिस्टमेटिक है, बहुत ज़्यादा टाइप है, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन लिटरेचर रिव्यू आप करते हैं। हाँ, अब कुछ टेम्पलेट ऐसे हैं जिसमें लिटरेचर रिव्यू नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर हम KMU की बात करें तो KMU की जो प्रपोजल है उसमें आप लोग लिटरेचर नहीं देते। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की हम बात करें या जहाँ से मैंने PhD की है, तो आप ये लिटरेचर मस्ट आपने देना था। ठीक है? तो ये है, कुछ में ये चीज़ें कम होंगे, कुछ में ज़्यादा होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये इसमें होंगे। सही है? एथिकल कंसिडरेशन में क्या है? मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो एथिकल रिव्यू बोर्ड है, IRB, एथिकल रिव्यू बोर्ड, इससे सबसे पहले अपने अप्रूवल लेना है। फिर क्या है? कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म, आपने पार्टिसिपेंट से कंसेंट फॉर्म को साइन करवाना है। फिर क्या है? प्राइवेसी को आपने मेंटेन करना है। ठीक है? एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी, ये क्या है? एथिकल कंसिडरेशन है। आपकी जो स्टडी है वो क्या हो? बेनिफिसेंस और माल, हाँ, नॉन मेलेफिसेंस। क्या मतलब था बेनिफिसेंस और नॉन मेलेफिसेंस का? बेनिफिसेंस का मतलब था टू डू गुड। आपकी स्टडी हमेशा, आपकी स्टडी का मेन इंटेंशन क्या हो? बेनिफिट फॉर योर पार्टिसिपेंट। नॉन मेलेफिसेंस का मतलब क्या था? टू अवॉइड हार्म, हार्म को प्रोटेक्ट करना, आपकी स्टडी से आपके पार्टिसिपेंट को हार्म ना हो। तो ये सारी चीज़ें आते हैं अंडर द एथिकल कंसिडरेशन कि आपने कंसेंट फॉर्म लेना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है? इसके बाद क्या है? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में क्या है? टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले क्या है? TP, टारगेट पॉपुलेशन। स्टडी डिजाइन, SD, स्टडी डिजाइन। सैंपल साइज, SS। सैम्पलिंग टेक्निक, ST। पर्पस होंगे, प्रोबेबिलिटी होंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी होंगे, कन्वीनियंट होंगे, कौन से होंगे? सैंपल साइज,
क्वालिटेटिव के लिए सैंपल साइज कितने होंगे, क्वांटिटेटिव के लिए कितने होंगे, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन क्या है, नर्सिस है, मेल है, फीमेल है, वुमेन है, क्या है। स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्रॉस सेक्शनल है, एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशनल है, कोहॉर्ट है, जो भी है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आ जाते हैं अंडर द मेथोडोलॉजी। क्लियर। फिर एनालिसिस, एनालिसिस में आप क्या करते हो कि आपकी जो रिजल्ट है ना, आप किस तरह उसको एनालाइज करोगे। अगर क्वांटिटेटिव है तो आप उसको मीन, मोड, मीडियन, एनोवा, टी टेस्ट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ट्राई स्क्वायर, ये सारा उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वालिटेटिव है तो हम इसके लिए फिर थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, केस जो है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस हम उसमें करते हैं। थीमेटिक एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और मेथोडोलॉजी में आप स्टडी टूल्स को भी इंक्लूड करते हैं, क्या मतलब आपने क्वेश्चनर के थ्रू लेने हैं, सर्वे करने हैं, इंटरव्यू लेने हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन करने, वो सारे इसमें आ जाते हैं। एनालिसिस, अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है सो देन इट विल बी असिस्टेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसको कहते हैं। अगर क्वालिटेटिव है तो उसको थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिव में, इसके लिए हम यूज करते हैं SPSS। क्या यूज करते हैं, SPSS। और क्वालिटेटिव के लिए कौन से होते हैं, थीमेटिक एनालिसिस, ठीक है। थीमेटिक एनालिसिस में हम टीम बनाते हैं, अभी हम डिटेल्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, क्वालिटेटिव और ये। एक थीमेटिक एनालिसिस में सबसे पहले आप इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में आप रिकॉर्ड करते हैं, इस रिकॉर्ड को फिर आप ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्राइब का मतलब है कि रिकॉर्डिंग फॉर्म से आप जो है टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आते हो, वर्ड बाय वर्ड, वर्बेटम उसको कहते हैं। फिर इसके आप ओपन कोड बनाते हैं, ओपन कोड को फिर सिमिलर ओपन कोड को मिलाकर आप एक्सियल कोड बनाते हैं, सिमिलर एक्सियल कोड को मिलाकर आप सब टीम बनाते हैं, और सेम सब टीम को मिलाकर आप फिर टीम्स बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड थीमेटिक एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में आप SPSS को यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, SPSS का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था। SPSS का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। S स्टैटिस्टिकल, P पैकेज, S सोशल, S साइंस। नेक्स्ट टाइम आपको याद हो, ठीक है। और एंड में क्या है, रेफरेंसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हर यूनिवर्सिटी के अपने स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। आपको पता है 3 स्टाइल तो आप लोग पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, APA स्टाइल, वेनको स्टाइल और MLA स्टाइल, शिकागो, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें यानी BSN की बात करें तो आप लोग जितने से लिखेंगे इट विल बी APA स्टाइल। लेकिन अगर आप MSN करोगे सो देन इट विल बी वेनको स्टाइल, सही है। APA स्टाइल और वेनको स्टाइल को हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को पता है, जिसमें एंटेक साइटेशन होते हैं, जिसमें ऑथर नेम्स और जो पब्लिकेशन ईयर होते हैं ना, ठीक है, वो हाँ वो मेथड उसमें यूज होते हैं। 3 तक है तो आप नेम लिखते हैं, 3 या मोर देन 5 तक है तो आप फर्स्ट टाइम पे सारी नेम लिखते हैं, फिर फर्स्ट नेम और एट ऑल लिखते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो उसमें आपके प्रपोजल में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? जी 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 बिल्कुल, नहीं, रेफरेंसेस हमेशा जो स्टडी जहाँ से आपने डाटा मतलब सेकेंडरी जो डाटा है, लिटरेचर रिव्यू, वो सारे आप एंटेक साइटेशन में भी होंगे और एट द एंड रेफरेंसेस के लिए अलग पेज होंगे, ये बात याद रखिए। अगर जो इससे आगे पेज है वो एक सेंटेंस भी यूज हुआ है ना, तो सेकंड सेंटेंस नहीं बल्कि इसके लिए एक अलग पेज होंगे, अलग पेज से आप रेफरेंसेस को स्टार्ट करेंगे। रेफरेंसेस सारे उन चीज़ों के शामिल होंगे जो एंटेक साइटेशन में है। एक है बायोग्राफी और एक है रेफरेंसेस, इसमें फ़र्क है। रेफरेंसेस का मतलब ये है कि वो जो आप रेफरेंसेस दे रहे हैं ना, वो डायरेक्टली आपकी जो एंटेक साइटेशन है उसमें मेंशन है, लेकिन बायोग्राफी में ये सारी चीज़ें नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक्स देखे हैं, उससे मैंने कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, मैंने एंटेक साइटेशन नहीं दिया, लेकिन मैं नीचे दे सकता हूँ कि मैंने इसके लिए ये बुक्स भी स्टडी की है, सही है।
तो references for BSN you will use APS style and for MSN you will use Venco style. क्लियर? या तो कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, सही है। अब बहुत शॉर्ट टॉपिक है, हाउ टू प्रेजेंट रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया ना, अभी तो आप लिख सकोगे ना, ये पॉइंट आपने इंक्लूड करने हैं और आपने लिखने हैं, सही है। आप किस तरह उसको प्रेजेंट कर सकते हो, हाउ टू प्रेजेंट रिसर्च प्रपोजल। बटी खबरें में कोई, हाउ टू प्रेजेंट रिसर्च जी नकारी अल्लाह दे वो की चकारिश, हाउ टू प्रेजेंट रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, आप तो लिख सकते हो ना, अगर दिखाई नहीं दे सकते तो लिख तो सकते हो, सही है। कि आपने रिसर्च प्रपोजल को किस तरह आपने प्रेजेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, सबसे पहले आप जब रिसर्च प्रपोजल लिखोगे ना, जो टेम्पलेट है, और अपना अपना टेम्पलेट होते हैं ना, जिस तरह केएमयू की टेम्पलेट है आप उसमें लिखोगे, फिर वो आप अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, यू विल डिस्कस विद योर सुपरवाइजर। आपके सुपरवाइजर उसको अप्रूव करेंगे, फर्स्ट अप्रूवल मस्ट बी फ्रॉम योर सुपरवाइजर। जब वो अप्रूव करेंगे फिर आपकी प्रपोजल को भेज देंगे जीसी कमेटी में। जीसी का क्या मतलब है जी, जनरल सर्टिफिकेट। ठीक है, हर इंस्टीट्यूट के अपने जीसी कमेटी होते हैं। असल में दिस इज अ जीएससी है, ठीक है, दिस इज अ ग्रेजुएट स्टडी कमेटी है, लेकिन ग्रेजुएट कमेटी भी उसको कहते हैं। ठीक है, एक और इंस्टीट्यूट के अपने कमेटी होते हैं जिसमें एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्च एक्सपर्ट होते हैं। सबसे पहले आपके सुपरवाइजर ने अप्रूव किया, आपके सुपरवाइजर ने जीसी को भेज दिया। आप जीसी में जाओगे और आप आपकी जो प्रपोजल है, जो वर्ड फॉर्म में था, डॉक्यूमेंट फॉर्म में था, उससे आप पीपीटी बनाओगे। क्या बनाओगे, पीपीटी, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बनाओगे। ठीक है, अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे कि जीसी में आपने क्या करना है, एसआरबी में आपने क्या करना है, सही है। तो आपकी जो पीपीटी है ना, वो 12 से 15 स्लाइड की होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए, 12 से 15 स्लाइड। ठीक है, इसमें 1 स्लाइड जो है ना, 1 स्लाइड आपकी जो टाइटल है इसके 1 स्लाइड हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन, इसकी कितनी स्लाइड होनी चाहिए, 2। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसकी कितनी स्लाइड होनी चाहिए, 1। फिर ऑपरेशनल डिफिनेशन, डिफिनेशन एंड हाइपोथेसिस, इसकी कितनी स्लाइड होनी चाहिए, 2। फिर मेथोडोलॉजी, एंड एनालिसिस, इसकी कितनी स्लाइड होनी चाहिए, 4। फिर इसके आगे क्या है, रेफरेंसेस, इसकी कितनी स्लाइड होनी चाहिए, 1। तो ये कितने हो गए, 5, 7, 8, 10, 11। और एक स्लाइड आपकी फर्स्ट स्लाइड होते हैं, आपको पता है, जिसमें नेम, सुपरवाइजर नेम, और एक आपकी एंड स्लाइड होते हैं, एनी क्वेश्चन एंड थैंक यू। तो एक टोटल कितने बन गए, 13 स्लाइड। तो 12 से 15 स्लाइड इज एनफ। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन बनाओगे ना, तो आप ये टेम्पलेट को यूज करोगे। दिस इज अ केएमयू टेम्पलेट, सही है। कभी कभार लोग 30 स्लाइड भी बना देते हैं, दिस इज समथिंग एल्स, बट दिस इज अ, आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है कि 1 स्लाइड शुड बी फॉर योर टाइटल, 2 स्लाइड फॉर इंट्रोडक्शन, 1 फॉर ऑब्जेक्टिव, 2 फॉर हाइपोथेसिस एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन,
and 4 for methodology in analysis and 1 for your references. Clear? आप इसकी पीपीटी बनाओगे। क्या बनाओगे? पीपीटी बनाओगे। जब आप पीपीटी बनाओगे ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पीपीटी अपने सुपरवाइजर के साथ शेयर करना है। आपके सुपरवाइजर उसको रिव्यू करेंगे, अगर वो आपको ओके करेंगे तो आपकी प्रपोजल, आपकी पीपीटी, आपकी क्वेश्चनर, आपकी कंसेंट फॉर्म, आपकी गैंट चार्ट और बजट, ये सारे एक पीडीएफ फाइल आप बनाओगे और उसको आप सबमिट करोगे टू जीसी। जीसी फिर आपको एक टाइम देंगे कि इस डेट इस टाइम पे आपकी प्रेजेंटेशन होंगी। एक टाइम पे 10, 15, 20 प्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं जीसी के, सही है। तो आपको जो टाइम दिया जाता है ना, एट्स 15 मिनट्स। कितने मिनट्स आपको दिया जाता है? 15 मिनट्स। इस 15 मिनट्स में से 10 मिनट्स जो है ये आपके प्रपोजल प्रेजेंटेशन के लिए है, और जो 5 मिनट है दिस इज फॉर द क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करने हैं। बाकी जो 5 मिनट्स है इट विल बी फॉर द क्वेश्चनिंग एंड आंसर सेशन के लिए होंगे, ठीक है। क्लियर? तो आपने क्या करना है कि आपने आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन। एक बात याद रखिए कि जब भी आप प्रपोजल को प्रेजेंट कर रहे हो ना, आप सिर्फ रीडिंग करोगे, यू विल जस्ट रीडिंग, नॉट डू एनी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन। आपने न कोई ट्रांसलेशन करने हैं न एक्सप्लेनेशन करने हैं। आपने ये नहीं कहना है कि फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस का मतलब ये है कि ये वो कुछ भी नहीं है, सही है। आपने जस्ट रीडिंग करने हैं जब तक आपसे कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन करोगे ना, जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करोगे इतना ज़्यादा आप फंस जाओगे। एक एक्सप्लेनेशन के अंदर आप 1000 क्वेश्चन क्रिएट करोगे। जब आपसे किसी ने पूछा नहीं है तो आप सिर्फ प्रेजेंट करें। जब प्रेजेंट करोगे उसी जगह पे आपने खड़ा होना है और आपने कहना है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आई एम हियर, सही। एक बात याद रखिए कि इससे पहले जब आपकी ये सारी चीज़ें आपके सुपरवाइजर ने अप्रूव की और आपने जीसी को भेज दी, जीसी ने आपको टाइम दे दिया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बी प्रोफेशनल। आपने एक प्रोफेशनल अंदाज से जाना है। आपकी ड्रेसिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्टाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपके साथ कोई और अल्टरनेट हो। अल्टरनेट का मतलब ये है कि ठीक है आपने पीपीटी प्रिपेयर की है, लेकिन जैसे आप रूम के अंदर चले जाते हो, खुदा न ख्वास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाते हैं जहाँ पे आपकी पीपीटी प्ले नहीं होते। हो सकता है मल्टीमीडिया की प्रॉब्लम हो, सिस्टम की प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अचानक कोई ख़राबी आ गई उसमें, तो आप क्या करोगे? आप वैसे खड़े होंगे नहीं, आपके पास हार्ड कॉपी में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। बेस्ट मेथड ये है कि आप उसकी कॉपी बना लें। जितने जीसी मेंबर हैं एक एक को फाइल में आप उसके सामने रख दें। ये आपके, ये आपकी, ये आपकी, एक आपके और एक आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ प्रोफेशनल मेथड। फिर आपने क्या करना है? आपने स्टेज पे जाना है। जाने से पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अपनी जहाँ से भी स्टार्ट करने हैं कि विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हू इज द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। इसके बाद आपने क्या करना है? यू आर सपोज टू थैंक्स योर जीसी जो मेंबर है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल जीसी मेंबर हु गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय प्रपोजल। लेकिन बिफोर टू स्टार्ट माय या बिफोर टू गोइंग ऑन माय टाइटल और टॉपिक, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज दैट, माई सुपरवाइजर इज प्लान एंड माई को सुपरवाइजर इज अ प्लान, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे कि द टाइटल which I have chosen for my proposal is about challenges faced by nursing students and private nursing colleges, ठीक है। फिर कहेंगे कि फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ माय टाइटल, तो आप इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप कहोगे इट वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नाउ वी विल सी द रेशनल इसमें होंगे। यहाँ पे एक स्लाइड में भूल गया हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना रेशनल की एक स्लाइड है। वन स्लाइड रेशनल की है, ठीक है। फिर आप रेशनल पे आओगे, फिर ऑब्जेक्टिव आओ, फिर इस तरह आपकी जो मेथोडोलॉजी है, फिर एनालिसिस है, फिर रेफरेंसेस है, और एंड में आप कहोगे कि इट वाज ऑल अबाउट माय
proposal presentation, and if you have any questions I am here. सही है। तो फिर जीसी क्या करेंगे, एक चीज आप जब भी जीसी के लिए जाओगे ना, तो आपने पहले से आपके माइंड में कुछ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन हो, इसको क्या कहते हैं, एंटीसिपेटेड क्वेश्चन। क्या कहते हैं, एंटीसिपेटेड क्वेश्चन। एंटीसिपेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टाइटल में, कि आपने इस टाइटल को क्यों चूज किया है, वाई, तो आप रेशनल सी इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, रेशनल सी इसके आंसर दे सकते हो। इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना, वो रेशनल में होते हैं, ठीक है, और मेथोडोलॉजी में होते हैं। इन दो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। सही है। मेथोडोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन क्यों ली, आपने क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइन क्यों चूज नहीं की, आपने मेथड को क्यों चूज नहीं किया, आपने पर्पसिव सिंपल साइज क्यों लिए हैं, आपने कन्वीनियंट क्यों नहीं ली। सही है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी सिंपल साइज, आप कह रहे हैं कि अगर क्वांटिटेटिव स्टडी और आप कह रहे हैं कि मेरी सिंपल साइज 250 है, क्यों, किस तरह आपने 250 को निकाला, आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, कौन से फार्मूले को यूज करके आपने ये सैंपल साइज निकाले हैं, आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने हैं, आपकी जो मार्जिन ऑफ एरर अल्फा कितने हैं, आपके रिस्पांस रेट कितने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकते हैं। एनालिसिस में आपसे पूछी जा सकते हैं कि आपने मीन मोड को क्यों आइडेंटिफाई, इस पे तो आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते थे, आपने टी टेस्ट को क्यों अप्लाई किया, आपने एनोवा को क्यों अप्लाई नहीं किया। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगे और आपने एक एक क्वेश्चन की फिर अपनी आंसरिंग करने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछी जाएंगे रेफरेंसेस के बारे में कि आपने जो रेफरेंसेस दिया, आप एंटेक साइटेशन में जाए, वहाँ पे आपकी एंटेक साइटेशन में जो रेफरेंसेस स्टाइल है वो अलग है, रेफरेंसेस में अलग है, क्यों। सही है। आपने कौन सी स्टडी को इंक्लूड किए हैं, आपकी कुछ स्टडी ऐसे है जो मोर देन 5 ईयर है, आपने उसको क्यों इंक्लूड किया है अपनी स्टडी में। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकते हैं। सही है। तो आपके पास इस क्वेश्चन के पहले से एंटिसिपेटेड क्वेश्चन आप बना लें और खुद उसमें से आप आंसर कर लें। फिर अगर आपसे जीसी में क्वेश्चन किया जाएंगे सो देन यू विल बी प्रिपेयर। ठीक है। फिर जीसी जो है ना, उसकी रिपोर्ट आ जाएंगे विद इन 2-3 डेज, विद इन अ वीक में रिपोर्ट आ जाएंगे। उसमें 3 डिसीजन होंगे। द फर्स्ट डिसीजन, योर टॉपिक इज अप्रूव्ड विदाउट एनी सजेशन। The second decision, as your topic is rejected, and the third decision, your topic is approved with the following suggestion, कि आपके टॉपिक को अप्रूव किया गया है लेकिन ये सजेशन है, अपने स्टडी डिज़ाइन को चेंज करना है, अपने सैंपल साइज को कम करना है, अपने सैंपल साइज को ज़्यादा कर देना है, आपकी जो रेशनल है उसको स्ट्रॉन्ग कर देनी है, अपने इम्प्लीकेशन लिख देने हैं, अपने ये करने, वो जो भी है सजेशन उसमें होंगे। क्लियर। जब ये डिसीजन आएंगे और आपके टॉपिक अगर विदाउट सजेशन है तो आप डायरेक्टली एसआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर विदाउट सजेशन नहीं है, सजेशन है, तो आपने उस सजेशन को पहले हल करने हैं, उसको करेक्शन के बाद आपने सुपरवाइज़र के साथ सबमिट करने हैं। सुपरवाइज़र आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। एक फॉर्म आती है जिसको जीसी जो फॉर्म है उसमें जितने भी मेंबर हैं सबसे आपने उस फॉर्म को साइन करवाना है। उस फॉर्म को आपके प्रपोजल, आपके गैंट शॉट, आपके बजट, कंसेंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप सबमिट करोगे पीपीटी एसआरबी को। एसआरबी फिर दोबारा आप एसआरबी में जाओगे, एसआरबी में फिर सारे डायरेक्टर और वी से आप केएमयू, सारे एचयूडी, ये सारे वहाँ पे होते हैं और दोबारा आपने वहाँ पे इसी तरह प्रेजेंट करने हैं। दोबारा वो आपसे क्वेश्चनिंग होंगे और फिर वही डिसीजन आएंगे कि रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, विद अप्रूव, सम सजेशन। लेकिन आप लोगों की जिसे हम करवाते हैं एसआरबी आईएनएस वालों के अपने होते हैं, आप लोगों के नहीं होते। लेकिन इस बार हमने प्लानिंग की है कि जितने भी हमारे अपने कॉलेजेस हैं उसके प्रिंसिपल को हम इंक्लूड करें और हम अपना एक कमेटी बना लें, तो फिर आप वहाँ पे उसको प्रेजेंट करोगे। सही है। तो यहाँ तक क्लियर है किस तरह आपने प्रेजेंट करना है। तो आई थिंक इट्स एनफ। ठीक है, क्योंकि इतना लेक्चर, लेंथ लेक्चर नहीं था इस पे, लेकिन मैंने आप इसीलिए आपको करवाया ताकि आप जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो कि प्रपोजल क्या है, फर्स्ट वन। सेकंड, पर्पस क्या है प्रपोजल की।
द थर्ड वन हाउ टू, जो की कंपोनेंट है या एलिमेंट्स है वो, एंड हाउ टू राइट, मैंने कहा किस तरह आप लिख सकते हैं, फिर आपने किस तरह उसको प्रेजेंट करना है। आपने पीपीटी बनाने हैं, पीपीटी की टेम्पलेट क्या होनी चाहिए, कितने स्लाइड होनी चाहिए, किस तरह आपने जाना है, मैंने कहा कि भी प्रोफेशनल हो, आप खुद क्लियर हो। जब आप खुद क्लियर हो तो आप दूसरों को क्लियर कर सकोगे, सही है। आपके पास नॉलेज हो, आपके पास एंटिसिपेटेड क्वेश्चन हो, वो सारी चीज़ें आपके पास हो, सही है। नाउ हियर इज एनी क्वेश्चन? जी, या वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। ये एरियल, ये स्टाइल हो आपकी, ठीक है, इसको फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं ना, फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप स्लाइड बना रहे हो फॉर द मल्टीमीडिया, तो ये 28 होनी चाहिए, 28 फ़ॉन्ट साइज। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हो, ऑनलाइन, तो फिर ये 16 to 18 होनी चाहिए, ठीक है। एरियल फ़ॉन्ट स्टाइल में हो 28 फॉर द मल्टीमीडिया, एंड फॉर ऑनलाइन 16 to 18 फ़ॉन्ट साइज होनी चाहिए उसके। जी, एनी अदर क्वेश्चन? एरियल सर्फ को याद करें, सर्फ आते हैं ना, जाते हैं जिससे कपड़े धोते हैं, सर्फ एक्सेल है, एरियल है, तो एरियल को याद करें क्योंकि वो दाग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, मिटा देते हैं, सही है, क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। टेम्पलेट है, ठीक है, ये टेम्पलेट फॉर प्रपोजल राइटिंग, ये टेम्पलेट आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, और इस टेम्पलेट को यूज़ करके आप लोगों ने मतलब प्रपोजल लिखने हैं। एक बात याद रखिए कि जो केएमयू की प्रपोजल टेम्पलेट है, उसमें आपकी जो इंट्रोडक्शन है, इट शुड नॉट बी मोर देन 300, 250 से लेकर 300 तक के जो बीच है उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो वर्डिंग है वो इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ रिसर्च प्रपोजल है, ये एक्सप्लोरिंग चैलेंजेस इन इशू बेस्ड बाय नर्स एजुकेटर एंड खैबर पख्तूनख्वा, ये जो है दिस इज़ अ टाइटल, ये क्या है, टाइटल है। तो यहाँ पे टाइटल लिखने हैं, यहाँ पे जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है वो लिखने हैं, यहाँ पे आपकी सुपरवाइज़र कौन है, आपकी को सुपरवाइज़र कौन है, आप ये लिख देंगे, सही है। इसके बाद आप ड्यूरेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि टाइम लाइन हो उसमें, तो इस तरह इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ड्यूरेशन भी है, ठीक है। ये क्या है, हाँ, ड्यूरेशन कितने हैं, 6 मंथ है, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम ASRB एंड ERB, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है नर्सिंग साइंस खैबर, बजट जो है वो अप्रॉक्सीमेट है, मतलब पहले से मैंने नहीं दी है, कितना है, ठीक है। ये फिर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए, और ये आपके सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होनी चाहिए, सारी चीज़ें ये टाइटल पेज के ऊपर होंगे, ठीक है। टाइटल पेज के नीचे आप आएंगे तो सबसे पहले अगेन आपकी, उसको टाइटल पेज कहते हैं, ये आपके टाइटल हैं, ये आपके टाइटल हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, क्या है, इंट्रोडक्शन, लेकिन मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 250 से लेकर 300 तक होनी चाहिए, ठीक है। ये MCQs में भी आ सकते हैं, लेकिन ये KMU की बात हो रही है, बाकी हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग है। इंट्रोडक्शन की बात क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो टू एक्सप्लोर चैलेंजेस फेस्ड बाय नर्स एजुकेटर एंड, ये तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। डियर एस IS 2 ऑब्जेक्टिव 2 से स्टार्ट होंगे, ये बात याद रखिए आप, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्टिव मैंने लिया हुआ है, आप 2 ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे इतनी आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग होंगे, सही है। फिर ये ऑपरेशनल डिफिनेशन है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव स्टडी है तो इसमें ऑपरेशनल डिफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने दी थी। बाकी क्वांटिटेटिव में आप ऑपरेशनल डिफिनेशन देते हैं, क्वालिटेटिव में ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन डिफिनेशन का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू यू, फॉर एग्जांपल चैलेंजेस, तो एक तो चैलेंजेस आप गूगल कर लें, आपके पास चैलेंजेस की डिफिनेशन आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल डिफिनेशन।
ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज चैलेंजेस, मेरे ख्याल में, क्योंकि स्टडी तो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ख्याल में चैलेंजेस क्या है. So challenges as this study are defined as the problem and issue faced by nurse instructor while teaching undergraduate nursing students. This is called challenges. It's mind definition. So that's why this is called operational definition. सही है. फिर ये आगे है. फिर इसकी क्या है? मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी में आपकी क्या है? सबसे डिजाइन मैंने यूज की है फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी डिजाइन, वेल बी यूज्ड है. मैंने आपको हमेशा कहा था कि क्या है वेल बी यूज्ड. स्टडी सेटिंग द स्टडी वेल बी कैरी आउट इन देयर नर्सिंग कॉलेजेस. स्टडी ड्यूरेशन will be 6 months. Sample size of the study will be decided upon the data saturation because this is a qualitative study. तो qualitative study में आपकी जो sample size है वो predetermined नहीं होती, बल्कि आपकी जो data saturation है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 10 to 15 हो सकते हैं. ठीक है. सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? परफेसिव सैम्पलिंग टेक्निक will be used. ठीक है. लेकिन अगर आप आगे जाओगे तो देखिए आप घटाओगे और फिर आप होंगे. ठीक है. वार एंड वार्स पे आ जाएंगे. फिर देख, दिस इज द इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन. Nursing instructor with at least 1 year teaching experience, educated through BSN, post-RN and MSN level. Exclusion criteria, nursing instruction who are unwilling to participate. लेकिन एक बात याद रखें कि आपके जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है ना, वो इंक्लूजन क्राइटेरिया में से ना हो. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने लिखा है कि नर्सिंग इंस्ट्रक्टर विद एट लीस्ट 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस, और नीचे आप लिखोगे कि एक्सक्लूजन में कि दोज इंस्ट्रक्टर विच हैज लेस देन 1 year एक्सपीरियंस, सो इट विल बी एक्सक्लूडेड. ये करेक्ट नहीं है. क्यों? 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए. अगर आप एक्सक्लूजन में लिख रहे हैं कि 1 साल से कम, तो ये तो इंक्लूजन क्राइटेरिया में मेंशन है कि 1 साल से कम है तो वो तो एक्सक्लूडेड है, तो उसको यहाँ पे आप दोबारा नहीं लिखोगे. इसी तरह ये कह रहे हैं कि एजुकेटेड टू BSN, पोस्ट-RN एंड MSN, और आप लिखोगे कि दोस्त फैकल्टी विच इज एजुकेटेड टू LHV या CMW, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है. सही है. तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में ये ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं. सही है. डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम लेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम ASRB, एथिकल रिव्यू बोर्ड ऑफ KMU will be obtained before collecting the data. जब हमें इंफॉर्मेशन मिले वहां से, so informed consent will be obtained from each of the participant of the interview and focus group discussions and including audio tape recording. हम consent is a source data collection, मैं खुद उसका कलेक्शन करूंगा. डेटा विल बी कलेक्टेड थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम उसको कलेक्ट करेंगे, और द पार्टिसिपेंट्स वाया ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड फील्ड नोट्स टू कैप्चर द देयर इंप्रेशन. ये अपने डेटा प्रोसीजर को अपने डिफाइन करना है. डेटा एनालिसिस. सबसे पहले द कलेक्ट डेटा विल बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू वर्बिटम. आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में है ना, आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में आते हो तो उसको ट्रांसक्राइब कहते हैं. वर्बिटम का मतलब है कि वर्ड बाय वर्ड. अगर उसने ही यूज किया है तो आप ही यूज करोगे, अगर उसने आई यूज किया है आप आई यूज करोगे, अगर उसने वी यूज किया है तो आप वी यूज करोगे. मतलब कोई भी वर्डिंग आप उसमें चेंज नहीं कर सकते. फिर क्या करना है? लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ द कंटेंट विल बी डन टू फाइंड आउट ओपन कोडिंग. ओपन कोडिंग को फाइंड आउट करना है. सिमिलर ओपन कोडिंग को आपने फिर एक्सियल कोडिंग बनाने हैं. एक्सियल कोडिंग से आपने फिर क्या बनाने हैं? सेलेक्टेड कोड या सब टीम बनानी है, और फिर सेलेक्टेड कोड से फाइनली आपने टीम्स बनाने हैं, और टीम्स को फिर आपने क्या करना है? द सपोर्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कोड. उसने जो कहा है उसके साथ आपने उसको सपोर्ट करना है. नरेटिव हम उसको कहते हैं, नरेशन. ठीक है. फिर इसके बाद आप ये क्या है? रेफरेंसेस है. इसके बाद आपने इंटरव्यू गाइड देने हैं.
क्योंकि इट वाज अ क्वालिटेटिव स्टडी, सो दिस वाज अ इंटरव्यू गाइड। ठीक है, ये डेमोग्राफिक डेटा है और ये ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना कि प्लीज डिस्क्राइब योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नर्स एजुकेटर। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। प्लीज डिस्क्राइब इशू यू फेस एंड वाइल टीचिंग एंड द प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये इंटरव्यू गाइड है। इंटरव्यू गाइड के बाद आप गैंट चार्ट दोगे, ये गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट में टोटल आपके प्लानिंग होते हैं टाइमलाइन के। फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम है ये मंथ नवंबर है, दिसंबर, जनवरी 2022, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। टोटल कितने मंथ है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। सही है। प्रोपोजल डेवलपमेंट मैं कहाँ पे करूँगा? नवंबर में। ठीक है। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। फिर डेटा ऑर्गेनाइजेशन फरवरी में। डेटा एनालाइसिस, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग और समेशन ऑफ डिटेल्स, ये दोनों जो है मैं अप्रैल में करूंगा, एंड में। सही है। तो ये आपको कहते हैं गैंट चार्ट, ये आपको डिफाइन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप जब एसआरबी के लिए अप्लाई करते हैं ना, आप लोग तो नहीं करते खैर, एसआरबी के लिए फिर आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? यू नो, इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप सबमिट करोगे फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए? सही है। व्हाट इज दिस? ये ठीक है, ये एथिकल रिव्यू बोर्ड सर्टिफिकेट है। सही है। इसके बाद क्या है? ये एसआरबी फॉर्म है। ये आपके प्रोपोजल है जो हमने अभी, ये इंटरव्यू गाइड है। ये आपके हाँ जीसी, जो जहाँ से आपने की है ना जीसी रिपोर्ट है कि आपने ये पास की है। ठीक है, ये जीसी रिपोर्ट है। इसके अलावा ये गैंट चार्ट भी आप सबमिट करोगे। ये आपके रिसर्च प्रोपोजल, ये एसआरबी के लिए मतलब लेटर है, फॉर्म है। ठीक है, कवरिंग लेटर जिसको हम कहते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द आपकी जो कितने % प्लेजरिज्म है इसमें? 5% प्लेजरिज्म है इसमें। ठीक है। तो इसके बाद ये आपके जो एथिकल रिव्यू सर्टिफिकेट है, एथिकल रिव्यू बोर्ड जो आपको देते हैं, वो ये है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप सबमिट करोगे। लेकिन सबमिशन, प्रोपोजल सबमिशन से पहले कहने का मतलब ये है कि आपके पास आप सबमिट करोगे, नॉट मुझे, जो भी आपके सुपरवाइज़र है, और वो चेक करेंगे आपकी प्लेजरिज्म। अगर आपकी प्लेजरिज्म मोर देन 16 या 15 है तो वो आपके प्रोपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं या आपको कह सकते हैं कि इससे प्लेजरिज्म निकाल लें। सही है। तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग नाउ शुड बी क्लियर। कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, सो यू आर सपोज टू आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड